नमस्कार साथियों, आप सभी का एसवीएम जो अड़केसर यूट्यूब चैनल है, इस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने कल मौर्य वंश के इतिहास में पढ़ा था कि मौर्य वंश में ये मौर्य शासक कौन थे, क्या क्षत्रिय थे, क्या शूद्र थे। तो हमने यह जाना था कि क्षत्रिय कहने के समर्थन में कौन-कौन इतिहासकार है। नेक्स्ट कुछ साहित्य ये भी लिए थे हमने। तो आज हम देखें, आज मौर्य मैंने आगे जो तीसरा टॉपिक बताया, शायद तक तीसरा बिंदु बताया था कि तीसरा बिंदु के रूप में हम मौर्य जो शूद्र थे इसमें कौन-कौन से समर्थक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा मैंने कहा था। तो आज हमारा टॉपिक है मौर्य कौन थे, उसमें जो तीसरा बिंदु लेते हैं मौर्य कहने का मतलब है तीसरे बिंदु में हमारा जो रहेगा बिंदु किसमें है, मौर्य शूद्र थे। इसमें कौन कौन समर्थन करेंगे इतिहासकार, मौर्य शूद्र थे, ये है। तो मौर्य शूद्र होने में सबसे पहले हम विष्णु पुराण को लेते हैं। आपको पता है कि पुराण है वो भविष्य शैली में लिखे हुए हैं, और उसमें से कि मान लीजिए आज घटना घटित हो रही है और घटना को आंखों देखा आपने देख लिया है, और उसके बाद में आप लिख रहे हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा कुछ लेते हैं कि भारत में ऐसा एक जो व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी के नाम से मान लीजिए जाना जाएगा और वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। आज के दिन हम ऐसा लिख लेते हैं लेकिन बैकडेट डाल देते हैं। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार ये पुराण लिखे गए हैं, यानी पुराण है भविष्य शैली में लिखे गए। और पुराणों के अंदर ऐसा कहा गया है कि अब जो यानी पुराणों के अंदर जो लिखा है उसके अनुसार हम देखें तो बात यह है कि जो नंद वंश के शासक और ये मौर्य दोनों ही शूद्र थे। तो उसमें क्या बात लिखी हुई है, किस प्रकार लिखी है उसके बारे में देखेंगे। और पुराणों के जो ये विष्णु पुराण के जो टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी और रतनगढ़ वगैरह, उनके द्वारा भी क्या लिखा गया उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज हम विष्णु पुराण के अनुसार लिखते हैं। इसमें विष्णु पुराण के अनुसार तो पहला बिंदु यही डाल देते हैं, विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार। विष्णु पुराण के अनुसार, तो विष्णु पुराण के अनुसार मैंने आपको बताया कि इसमें क्या लिखा है। तो देखें, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा गया है कि शिशु नागवंश के बाद, शिशु नागवंश के बाद, हालांकि शिशु नागवंश के बाद में नंदवंश आया था, तो उन्होंने कहा कि शिशु नागवंश के बाद अब शूद्र योनि से जो जन्म लेंगे वो दो वंशों के बारे में बताया कि वे आगे हम देखें शूद्र होंगे, यानी उसमें शूद्र होने से उत्पन्न व्यक्ति शासन करेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे तो, और शूद्र वही होंगे जो मौर्य और नंद है, दोनों ने इन्होंने शासन किया, नंद और मौर्य ने। तो देखें इसमें क्या लिखा है कि विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार शिशु नागवंश, शिशु नाग वंश के बाद, शिशु नागवंश के बाद जो शूद्र योनि से, शूद्र योनि से, शूद्र योनि से जन्मे राजाओं का, राजाओं का शासन होगा। अब आपको ये होगा ऐसा लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे कि इसका मतलब तो ये तो एक भविष्यवाणी हुई थी, है? लेकिन हालांकि बात ये सही नहीं है कि भविष्यवाणी हुई थी, इनको बाद में लिखा गया, लेकिन लिखा है इस प्रकार, भविष्य शैली में लिखा गया है। तो राजाओं का शासन होगा, तो शूद्र योनि से जन्मे राजाओं का शासन होगा। तो कहने का मतलब ये शूद्र हो गए यहाँ से। अब न जो शिशु नागवंश के बाद में नंदवंश और नंदवंश के बाद मौर्य वंश आया था, है? तो नेक्स्ट इसके बाद में आगे और लिखते हैं हम। तो इसमें और क्या चीजें आते हैं जो इसमें हम देखें तो वो लिख लेते हैं कि आते यदि इस वंश के बाद में यदि नंद वंश और मौर्य वंश आया है तो कहने का मतलब है कि नंद वंश और मौर्य वंश दोनों शूद्र थे, हैं? अतः इस मत के अनुसार, मत के अनुसार
जो नंद तथा मौर्य दोनों शूद्र थे। इस पुराण के टीकाकार क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया इस पुराण के टीकाकार कौन है? श्रीधर स्वामी और एक रतन गर्भ। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं। श्रीधर स्वामी और रतन गर्भ। इस पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी एवं रतन गर्भ, इन दोनों ने मौर्यों की उत्पत्ति है। यह इस पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी एवं रतन गर्भ ने मौर्यों की उत्पत्ति, मौर्यों की जो उत्पत्ति है, मौर्यों की उत्पत्ति नंद राजा की शूद्र पत्नी या शूद्र रानी लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। शूद्र रानी मूरा से होना बताया है, मूरा से होना बताया है। देखिए अब हम इसमें एक निम्न कुल का नाम लेंगे, आगे जो टॉपिक रखेंगे उसमें है कि मुद्रा राक्षस के अंदर ऐसा लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है और जिसका मतलब है निम्न कुल में जन्म। और फिर मुद्रा राक्षस की एक व्याख्या लिखी थी और वो थे धुंडीराज। और मुद्रा राक्षस वैसे गुप्तकालीन जो ये लिखा हुआ है, गुप्त काल में लिखा हुआ है, और लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है वो मौर्यों की है। और अब वहां देखें, यदि आपके ऐसा कोई प्रश्न नहीं आ जाए कि क्योंकि ये मौर्य काल की जानकारी देता है, जो हम आगे लिखेंगे अभी कि विशाखा दत्त है, ये मुद्रा राक्षस द्वारा जो रचित मुद्रा राक्षस द्वारा रचित जो भी कि जो विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है, इसमें राक्षस एक अमात्य था जो मौर्य वंश का। तो इसमें क्या चीज है, मैंने आपको बताया कि एक विषय वस्तु इसकी क्या है, मौर्यों की है, ना ध्यान रखना है। और जब भी इसका समकालीन पूछ लिया जाए कि मौर्यों का समकालीन था या नहीं था, ये गुप्त काल में लिखा गया, इनके बहुत सारे भाग में लिखा गया। अब हम देखते हैं उसमें एक जो धुंडीराज क्या कहते हैं, धुंडीराज बोलते हैं स्वार्थ सिद्धि नाम का एक कोई नंद वंश में कोई शासक हुआ और उनके दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय रानी थी, एक शूद्र रानी थी। और जो शूद्र रानी है उनका नाम मूरा था और उनके जो वंशज है वो मौर्य कहलाए। तो वो भी हम लिखेंगे इसमें। तो और इसमें इसका समर्थन करने वाले सोमदेव का जो कथा सरित सागर है और क्षमेंद्र की व्रत कथा मंजरियां, वो भी इनका समर्थन करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं। तो सोमदेव की कथा सरित सागर ये इनकी रचना है, सोमदेव की रचना है कि सोमदेव की कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी, ये सोमदेव का को क्या चीज है, सोमदेव के लिखा हुआ कथा सरित सागर। और जो क्षेमेंद्र की क्या चीज है, व्रत कथा मंजरी। इसमें भी मौर्यों को शूद्र बताया गया है, ठीक है ना। और तो व्रत कथा मंजरी में भी मौर्यों को शूद्र बताया गया है, मौर्यों को शूद्र बताया गया है। ये एक मैंने आपको बताया, अब ये दूसरा जो बिंदु लगा लेते हैं इसमें, देखें ये ए और ये बी, और बी में कौन मीनिंग किसको रखा, धुंडीराज को है। तो धुंडीराज
दुंडीराज के अनुसार। कौन है भाई दुंडीराज? इन्होंने मुद्रा राक्षस व्याख्या लिखी थी, तो इनके द्वारा मुद्रा राक्षस की टीका लिखी गई, जिसको मुद्रा राक्षस व्याख्या बोलते हैं। लिख ही देता हूं मैं, मुद्रा राक्षस व्याख्या। लिखी गई है, लिखी गई, ठीक है। इनके अनुसार, इनके अनुसार स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि नामक नंद शासक के दो रानियां थी। क्या क्या नाम था? तो हम देखें, इसमें नाम देखा जाए तो एक का नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा। और दूसरे का नाम था मूरा। और मूरा की जो संतान है, इस मूरा की, इनकी संतान या इनके वंशज, आप देखें तो इनके वंशज लिखते हैं, अच्छा जगह है, इनके वंशज मौर्य कहलाए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दुंडीराज ने क्या लिखा है, और साथ में हम देखें इधर जो विष्णु पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब इसके बाद में आगे देखते हैं जो आगे के बिंदु के रूप में कि मौर्य एक निम्न कुल में वर्ण में जन्मे थे, तो निम्न कुल वाला थोड़ा और लिख लेते हैं। तो ये सही तक चौथा बिंदु है, मौर्य निम्न कुल से संबंधित है, निम्न कुल से संबंधित थे। पहली बात तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई, और उसी मुद्रा राक्षस में इस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है, जिनका मतलब है निम्न कुल में जन्मा। उसी की बात को लिखते हैं। तो इसमें पहला बिंदु यदि हम ऐसा रखते हैं ना, तो मुद्रा राक्षस के अनुसार ही लगा लेते हैं, मुद्रा और राक्षस के अनुसार। ये तो मुद्रा राक्षस के अनुसार क्या चीज है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। वृषल, वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस वृषल से क्या तात्पर्य है? इस वृषल से क्या तात्पर्य देखें तो वृषल से तात्पर्य निम्न कुल में जन्मा। इसका तात्पर्य निम्न कुल में
जन्म या उससे संबंधित, उससे संबंधित, ये तो याद रखना। तो इसमें मुद्रा राक्षस में यह बात कही गई है कि यह कोई निम्न कुल से संबंधित था, चंद्रगुप्त मौर्य। यदि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का होगा तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि पक्का कंफर्म कि ये मौर्य निम्न कुल से संबंधित है, तो होगा निम्न कुल का ही हो। तो ऋषल शब्द है, इसका प्रयोग हुआ है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा मुद्रा राक्षस के बारे में लिख लेते हैं, देखें। मुद्रा राक्षस यह गुप्तकालीन ग्रंथ है। इसकी रचना विशाखादत्त ने की। विशाखादत्त ने की। इस ग्रंथ की विषय वस्तु, इस ग्रंथ की विषय वस्तु मौर्यकालीन है। इसमें प्रयुक्त राक्षस शब्द एक मौर्यकालीन अमात्य है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। अमात्य अर्थात मंत्री, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मंत्री का नाम है। इसमें नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का उल्लेख है। स्थापना का उल्लेख है। आप बोलेंगे सर मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? मैं आपको कहूंगा 322 बीसी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 322 साल पहले। फिर आप कहेंगे गुप्त काल, भाई एग्जिट गुप्त काल के अंदर कब लिखे गए, ऐसा हमने नहीं लिखा है कि इसमें इतना ही लिखा है गुप्त काल में। तो मान लीजिए गुप्त काल की स्थापना कब हुई? तो गुप्त काल की स्थापना हुई है 240 से 80 ईस्वी के बीच में। अब आप देखेंगे 250 साल ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले, 300 साल मान लीजिए पहले लेते हैं, तो भी लगभग 550 साल पुरानी है। यानी मौर्य काल के स्थापना के ये 550 साल बाद में लगभग लिखी गई। तो यदि मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक है, ये विशाखादत्त 550 साल बाद में लिखता है, तो इनको किसने बताया कि ये हुआ था? तो कोई न कोई एक किताब आधार तो रही होगी। तो उस किताब का नाम देखते हैं हम। तो इसने देखें, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं। क्या हुआ? ये हो गया। तो इसमें वृत्तकथों को इसकी विषय वस्तु वहीं से ली गई है। तो देखें इसके बाद में जो आगे का ये है। तो इस पुस्तक की विषय वस्तु
विषय वस्तु वृहत कथा कोश से, वृहत कथा कोश से ली गई है, से ली गई है ये। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि जस्टिन ने क्या बोला है। हाँ, तो इधर कौन सा हुआ बिंदु, चौथा बिंदु हुआ, तो ये 5 और लगा लेते हैं जस्टिन के अनुसार। जस्टिन के अनुसार इन्होंने इनको एक सामान्य कुल से जन्म से संबंधित बताया है। तो जस्टिन ने मौर्यों को यानी बॉर्न ऑफ, अब देखें बॉर्न ऑफ हम्बल, ये थोड़ा भिन्न रखते हैं, यही रख लेते हैं, बॉर्न ऑफ या बॉर्न फ्रॉम लगाते हैं, बॉर्न फ्रॉम हम्बल, HUMBLE, हम्बल ओरिजिन, ये बॉर्न ऑफ हम्बल ओरिजिन, बॉर्न फ्रॉम हम्बल ओरिजिन, यानी इसका मतलब सामान्य कुल में जन्मा। तो जस्टिन ने मौर्यों को बॉर्न फ्रॉम हम्बल ओरिजिन अर्थात सामान्य कुल में जो उत्पन्न होना बताया, अर्थात सामान्य कुल में उत्पन्न होना बताया है। ये आप कहेंगे सर ये जो कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, जो हालांकि राजनीति की पुस्तक हो, क्या उसमें यदि इन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं बताया गया? नहीं बताया गया। याद रखना आप, विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो एक राजनीति की पुस्तक थी, और विष्णुगुप्त चाणक्य ने राज्य के अंदर जो राज्य की सुदृढ़ प्रणाली हो, राज्य सक्षम हो, इसके लिए सबसे ज्यादा तवज्जो दिया था अर्थ अर्थात धन पर। इसी कारण इन्होंने इसका नाम रखा था अर्थशास्त्र। उस पुस्तक में न तो हम देखें किसी राजा का उल्लेख है, न किसी राजधानी का उल्लेख है, न ही किसी, हम देखें कोई मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल पाटलिपुत्र है, इस प्रकार के बड़े शहर का उल्लेख है। केवल उसमें राज्य का प्रशासन संचालन कैसे किया जाए उसके बारे में। लेकिन एक ऐसी बात लिखी है कि एक किसी शासक ने यथार्थ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक दासता से मुक्त करवाया और मौर्य वंश की स्थापना की। मान लीजिए दासता से मुक्त की बात आया ना, तो हो सकता है कि ये मौर्य थे, ये नंदों के दास थे, ऐसी कुछ बात है, उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम। तो ये नोट लगा के लिख लेते हैं जो बिंदु में जो आवश्यकता नहीं होती है। ये तो विष्णुगुप्त चाणक्यकृत, विष्णुगुप्त चाणक्यकृत अर्थशास्त्र में ने किसी राजा का उल्लेख है, न किसी वर्ण का उल्लेख है, तथा न ही
प्रत्यक्ष रूप से पाटलिपुत्र का उल्लेख है। पाटलिपुत्र का उल्लेख है, यानी इनका उल्लेख तो नहीं है, जबकि लिख लिया, यानी मौर्य शासक की बात आ गई, न किसी मौर्य शासक का उल्लेख है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो लिखा है उसमें, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उसमें लिखा है, क्या लिखा है देखें, यानी ये इस प्रकार लिखा है कि इस पुस्तक के रचयिता ने भारत को दासता से मुक्त करवाया है। तो पुस्तक के रचयिता तो चाणक्य थे, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की है। तो लिखा है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उसमें लिखा है, इस पुस्तक के रचयिता ने भारत को दासता से मुक्त करवाया, दासता से मुक्त करवाया। दासता से मुक्त करवाने की यह बात आती है ना, ये तो इससे आप ये समझ सकते हैं, इससे तात्पर्य है, या इस आधार पर कह सकते हैं उसको, ये चल गए, इस आधार पर कह सकते हैं कि मौर्य नंदों के दास थे, नंदों के दास थे। ये यानी थोड़ा ऐसे लिखा है ऐसे ही कि हमने मान लीजिए इस पुस्तक के रचयिता ने जो भारत को दासता से मुक्त करवाया, हो सकता है नंदों के दास थे। तो हमने क्या पढ़ा देखें, जो दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सॉरी, मौर्य शूद्र थे, इसके बारे में हमने जो कुछ पढ़ हैं कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि शिशु नागवंश के बाद शूद्र योनि से जो भी शासक जो उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा। तो ऐसे राजाओं का शासन होगा। तो यहाँ पर देखें तो दो, मान लो नंद और मौर्य वंश है, हो सकता है क्या थे, जो शूद्र थे। यानी विष्णु जो पुराण के जो टीकाकार है श्रीधर स्वामी और रतन गर्भ है, इन्होंने भी बताया कि नंदों की एक रानी थी मूरा, और उसी से उसके वंशज है मौर्य कहलाए। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं, सोमदेव के कथा सरित सागर और छिमंत कथा, जो छिमंत व्रत कथा मंजरी है छिमंत, तो इन दोनों ने मौर्यों को शूद्र होना बताया, इसका समर्थन किया। धुंडीराज के अनुसार, धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस व्याख्या लिखी, यानी मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी, और इनके अनुसार एक नंदों के अंदर स्वार्थ सिद्धि नाम का एक जो शासक हुआ, और स्वार्थ सिद्धि के दो रानियां, एक का नाम सुनंदा और एक का नाम था मूरा, और मूरा के वंशज क्या कहलाए, मौर्य कहलाए। और यह थी क्षत्रिय, ये और नोट कर लेना, यह थी क्षत्रिय, ठीक है, ये क्षत्रिय थी और ये शूद्र थी। तो शूद्र रानी के जो वंशज हैं वो मौर्य कहलाए, मूरा के जो वंशज मौर्य कहलाए। नेक्स्ट, मौर्य निम्न कुल से संबंधित है, इसका जो यदि मत दिया है तो मुद्रा राक्षस में दिया गया। मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ, उसको आधार पर हम मानते हैं। वृषल का शब्द होता है एक निम्न कुल या निम्न वर्ण में जन्मा, तो इसे संबंधित वृषल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, मुद्रा राक्षस में हुआ है। मुद्रा राक्षस के बारे में थोड़ा लिखा हमने, तो मुद्रा राक्षस की
क्या चीज है, इसकी रचना किसने की, विशाखादत्त ने की। ये क्या है, एक गुप्तकालीन ग्रंथ है, याद रखना गुप्तकाल में लिखा गया था। और इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या, मौर्यकालीन है। और इसमें प्रयुक्त राक्षस शब्द है, ये क्या है, एक मौर्यकाल में मंत्री था। और नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की जो जानकारी का उल्लेख, स्थापना की जानकारी को कहाँ मिलता है, मुद्रा राक्षस में मिलता है। और इस पुस्तक की विषय वस्तु कहां से ली गई, व्रत कथा को से ली गई है। नेक्स्ट हमने लिया एक और टॉपिक जिसमें जस्टिन ने बोला कि यह सामान्य कुल में जन्मा था, जिसको इसने बोला कि बॉर्न फ्रॉम हम्बल ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं। ये अच्छा यही होगा। तो इसमें थोड़ा मैंने आपको ऐसे बता दिया कि हम मान लीजिए कोटलीकृत अर्थशास्त्र को और ले उसका अंदर से हम ऐसा एक कंटेंट निकालने का प्रयास करें कि यकीन से समझे थे। तो उसमें ऐसे बताया गया है कि मान लीजिए ये कोई दास थे नंदों के, और इन्होंने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मौर्य वंश में जो पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या उपलब्धियां रही है, क्या क्या इन्होंने अपने शासनकाल में किया था, किस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना की, इसके बारे में तो हमने पहले देख लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, वहां से लेके और यह जब अपने जीवन के अंतिम काल में श्रृंगबेलगोला की पहाड़ियों पर संतारा लेखनापत्ति के आधार पर जो जीवन त्याग देते हैं, वहां तक पढ़ेंगे। यह अंतिम काल में भद्रबहु जैन मुनि था, उनके संपर्क में आए थे, उनके बारे में सारी घटनाओं का हम जिक्र करेंगे। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों।